Assalamualaikum, this is Umar Yusuf Zai and I hope you all are good and doing great in your life. Right now, I am going to discuss the most important topic about क्रिप्टो एंड फॉरेक्स कि ये हराम है या हलाल है। तो बहुत सारे मौलवी हज़रात ये सुनते हुए हम सुनते हैं उनको कि वो कह रहे होते हैं कि ये चीज़ जायज़ नहीं है, यानी ये चीज़ हराम है, और बहुत सारे लोग इसको हलाल भी कहते हैं। कुछ लोग इसको बिल्कुल बीच में ही रखते हैं कि ना ये हराम है या ना ये हलाल है, अभी इसको अवॉइड कर रहे हैं, अभी इसके बारे में कोई बात नहीं कही जा रही। ये करते करते ही $1,10,000 का हो गया बिटकॉइन। तो अब हल नहीं निकल पा रहा और लग नहीं रहा कि इस डिकेड में सब कॉन्टिनेंट में ये मसला हल हो पाएगा। अगले 10 सालों में ये मसला हल होगा या नहीं, नहीं कह सकते, लेकिन कोशिश की जा सकती है। जैसे बैंकिंग की कोशिश की गई, जैसे कन्वेंशनल बैंकिंग को इस्लामिक बैंकिंग में कन्वर्ट किया। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले भी अगर कोई बैंक का नाम ले लेता था या कहता था भाई मैं बैंक में जॉब करूँगा, तो मौलवी साहब कहते थे हराम, दोजक में चले जाएंगे आप। आपको आग पता है दोजक की आग कैसी होती है, खबरदार। तो अगर उस माइंडसेट वाला शख्स जो वाकई डरता होगा, वो कभी भी बैंकिंग की तरफ नहीं गया। और एक तो शख्स होगा जो बैंकिंग की तरफ गया होगा, कन्वेंशनल बैंकिंग की तरफ गया होगा, वहाँ से उसका दिमाग चला होगा यार इसको इस्लामिक वे में कन्वर्ट किया जा सकता है, कोई ऐसा हल हो सकता है कि ये इस्लामिक वे में, यानी कन्वेंशनल बैंकिंग इस्लामिक में कन्वर्ट हो जाए। वो एक थॉट था, वो थॉट बड़ा हुआ, आज फैसल बैंक भी इस्लामिक हो गया, मीज़ान बैंक तो है ही इस्लामिक, और बहुत सारे बैंक इस्लामिक में कन्वर्ट हो गए। तो अगर हर शख्स इस थॉट के साथ बैंकिंग निज़ाम में जाता ही नहीं, तो कभी भी इस्लामिक बैंकिंग का वजूद नहीं आता, और मौलवी साहब कभी भी उसको हलाल नहीं कहते। कि पॉइंट निकला बेसिकली। तो क्रिप्टो और फॉरेक्स के बारे में भी यही है कि एटलीस्ट बात करनी चाहिए। हो सकता है कि इसमें कुछ एरियाज़ ऐसे हों, हाँ मैं इस बात को मानता हूँ कि इसमें कुछ ऐसे एरियाज़ हो सकते हैं कि जिसकी वजह से ये हराम की तरफ जाती हो। अगर आपने उनको अवॉइड कर दिया तो ये चीज़ हराम नहीं है, तो पूरा ही क्रिप्टो हराम नहीं हो गया, पूरा ही फॉरेक्स हराम नहीं हो गया। कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं कि जिसकी बेस पे ये हराम कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन आप अवॉइड करें, आप नहीं करें वो काम। अब वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या बात है। हाँ एक और चीज़ बता दूँ, ना मैं मौलाना हूँ ना मैं मुफ्ती हूँ, थोड़ी सी रिसर्च है, ज़ाहिर सी बात है मैं पढ़ाता हूँ, और पढ़ाने वाले का जो ज़ाहिर सी बात है उसको रिसर्च इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि जो एक पढ़ाने वाले का गुनाह होगा वो इज्तिमाई गुनाह होगा, और जो पढ़ने वाले का गुनाह होगा वो इनफरादी होगा। अल्लाह मियाँ बोलेंगे सबसे पहले भाई तू साइड में आ जा, भाई सबको पढ़ाता था ना, इधर बिल्कुल साइड में खड़ा हो जा, अभी अभी तुझसे हिसाब लेता हूँ मैं। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए, कि कल को क़यामत वाले दिन अल्लाह मियाँ को ये मत कह देना कि इसने सिखाया था मुझे, इसको पकड़ो आप, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। तो सही और गलत का फ़ैसला आपके हाथ में होगा हमेशा। आप एनालिसिस खुद का, तो अल्लाह ताला ने आपको शऊर दिया है, उसका इस्तेमाल करो, जो ठीक लगे उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लो। तो राइट नाउ ऐसा भी हो सकता है कि ज़िंदगी के किसी हिस्से में, ज़िंदगी के कुछ ऐसे वक्त में मुझे लगे कि यार ये चीज़ ठीक नहीं थी इस पॉइंट की वजह से, तो इस बेस की वजह से मैं ये चीज़ छोड़ दूँ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन राइट नाउ आज के दिन, आज की तारीख तक ऐसा कोई मसला इसके अंदर मौजूद नहीं है। कुछ बेसिस हो सकती हैं, वो बेसिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी मौलवी साहब ने किसी ब्लॉकचेन मास्टर को बुलाया हुआ है अपने पास। ही इज़ नॉट ओनली अ मौलवी साहब बट ऑल्सो अ ब्लॉकचेन मास्टर। तो मेरे दोस्त ने कहा इनको सुनना लाजमी, तो आइए उनको सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं क्रिप्टो और क्रिप्टो करेंसी के बारे में। लेट्स सी। जब कोई तहकीक करेंगे तो उस फील्ड के माहिरीन से रब्ता करेंगे। तो उन माहिरीन से जब मेरा रब्ता हुआ तो हमें लगा कि ये जायज़ है, क्योंकि जो जो सूरत हाल उन्होंने बताई थी ना क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, तो उसी के मुताबिक बहुत से उलमा ने यहाँ फतवा दिया और मेरा भी रुझान इस तरफ था कि ये जायज़ है। लेकिन जब मुझे पता चला कि आप इसको नाजायज़ कहते हैं और क्रिप्टो करेंसी में आप एक्सपर्ट हैं और बाकायदा गवर्नमेंट लेवल पर आपको मुख्तलिफ जगहों पर भेजा जाता है क्रिप्टो करेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपसे जब मेरा रब्ता हुआ आपने मुझे बताया कि नहीं जी इसमें जुए की शक्ल है, और फिर उसी रब्ते के बाद मैंने अपना अपना फतवे से भी मैंने रुजू किया। तो सर आप डिटेल से आज बताएंगे, क्रिप्टो करेंसी बहुत बड़ा इशू बन चुका है, अब करोड़ों रुपए लोगों ने कमाए हैं और चंद माह पहले तक हर आदमी की ज़बान पर क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो करेंसी, और उसके बाद अब ऐसा दिवालिया हुआ है कि वो पाकिस्तान में कोई नाम ही नहीं ले रहा। जब मेरा आपसे रब्ता हुआ था ना क्रिप्टो करेंसी के, उस वक्त तोती बोलता था क्रिप्टो करेंसी का, और आपने उस वक्त ये पेशगोई कर दी थी कि ये तबाह बर्बाद होने वाली है पब्लिक, और वो आपकी पेशगोई 100% नज़र आ रहा है कि दुरुस्त साबित हुई। तो ज़रा इसके बारे में आप अवेयर करें। एक तो आपकी इसमें महारत कितनी है, थोड़ा सा उसको भी आप वजह से बयान करें, ताकि जो भी आप बात कहें तो लोगों को उस पर इत्मीनान हो कि हम किसी एक्सपर्ट से ये नॉलेज ले रहे हैं। और फिर उसकी क्या ये जुआ, तो वो इतनी टर्म आसान और देसी स्टाइल में थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी के बारे में लोगों को गाइड करना है कि है क्या भला ये। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि कंप्यूटर साइंस में दुनिया के बेहतरीन साइंसदानों में मेरा शुमार होता है, और कंप्यूटर साइंस मेरा शोबा है। इस शोबे में मैं पिछले 10-15 साल से काम कर रहा हूँ, और मेरी तहकीक जो है वो दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान उसको तस्लीम करते हैं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह पक्की रखी बात है। आप दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों से, कंप्यूटर साइंटिस्ट जो हैं, और मैं साइंसदान कह रहा हूँ, उनसे जब आप पूछेंगे तो वो आपको ये कंफर्म कर सकते हैं, आप उनको उनसे कंफर्म कर सकते हैं। मैं खुद इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े प्रोफेसर और साइंटिस्ट को लीड कर रहा हूँ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर। आप हैरान होंगे, मैं खुद लेक्चरर हूँ, मगर मेरे साथ जो काम करते हैं या मेरे अंडर जो काम करते हैं वो फुल प्रोफेसर हैं अमेरिका, कनाडा, यूरोप के फुल अंदर, और वो काम करते नाइस। हैं। ये तो एक जनरल जो है डिस्क्रिप्शन हो गई। जहाँ तक क्रिप्टो करेंसी की बात है, तो क्रिप्टो करेंसी की जो बुनियाद है, क्रिप्टो करेंसी जैसे बनती है, क्रिप्टो करेंसी हो, मेटावर्स हो, एनएफटी हो, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हो, या और इससे मिलती जुलती डिजिटल प्रोडक्ट्स हों, वो सारी ब्लॉकचेन पे बनती हैं। तो मैं ब्लॉकचेन का एक्सपर्ट हूँ, और ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर की जिस पे ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो ब्लॉकचेन पे मैं पिछले कई सालों से तदरीस कर रहा हूँ, यहाँ पे आयरलैंड के अंदर पढ़ा रहा हूँ। मेरे ब्लॉकचेन पे जो तहकीकी मकाले हैं वो दुनिया के बेहतरीन तहकीकी मकाले
माने जाते हैं। और मैंने इस पे एक टेक्स्ट बुक लिखी है जो कि बाकायदा यहाँ पे मास्टर्स के निसाब का हिस्सा है। इसके अलावा मैं 2 पीएचडी स्टूडेंट्स को इसी टॉपिक पे, ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी और इनसे मिलते-जुलते टॉपिक पे पीएचडी करवा चुका हूँ ऑस्ट्रेलिया से, और कई मेरे साथ स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं इस टॉपिक पे, क्योंकि ये सिर्फ एक टॉपिक है मेरा। क्योंकि मैंने बताया कि दुनिया के बेहतरीन साइंसदानों में शुमार होता है, तो मैं मल्टीपल टॉपिक्स पे काम करता हूँ। अब ये तो बैकग्राउंड हो गया, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं होगी कि मैं ब्लॉकचेन क्रिप्टोकरेंसी का माहिर हूँ। अच्छा, क्रिप्टोकरेंसी क्या है? क्रिप्टोकरेंसी बुनियादी तौर पे एक डिजिटल करेंसी है जो कि अपने चलने में कंप्यूटर की मोहताज है, यानी अगर कंप्यूटर नेटवर्क ना हो तो ये काम नहीं कर सकती। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है और इससे सही। पहले ये समझ चलने में कंप्यूटर की मोहताज है, यानी अगर कंप्यूटर नेटवर्क ना हो तो ये काम नहीं कर सकती। इससे सही। पहले ये समझ लीजिए कि ब्लॉकचेन बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम एदाद शुमार या डाटा को सेव करते हैं। जी। यानी जैसे मिसाल के तौर पर नादरा का रिकॉर्ड है, नादरा के अंदर आप जाते हैं, शनाख्ती कार्ड अपना बनवाते हैं या रिन्यू करवाते हैं, तो नादरा आप कराची के किसी ऑफिस चले गए, तो वहाँ पे जो नादरा का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो यूजर नेम पासवर्ड डाल के नादरा के सर्वर को इस्लामाबाद में एक्सेस करता है, और फिर वहाँ पे वो आपकी एंट्री डालता है और डाटा को ऐड करता है या डिलीट करता है। तो ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, और यही हर जगह इस्तेमाल होता है। यानी कंप्यूटर के अंदर जितने भी आपने डाटा रिकॉर्ड सेव करने हैं वो डाटाबेस यूज हो रहा होता है, चाहे वेबसाइट के जरिए से आप डाटा सेव करें या आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सेव करें। तो ये जो डाटाबेस सिस्टम है ये बुनियादी तौर पे ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। इसके अंदर आप एक सेंट्रल सर्वर से परमिशन लेते हैं और वो फिर आपको बेसिकली उनका मतलब ये है कि सेंट्रलाइज हर वो चीज़ है कि जिसमें किसी का इख्तियार मौजूद है पीछे, और डिसेंट्रलाइज वो केस है कि जिसमें पीछे किसी का इख्तियार मौजूद नहीं है, वो बना के छोड़ दी गई है। अब दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। इसके आगे क्या कह रहे हैं ये बताएं। इजाज़त देता है, फिर आप डाटा के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। के लिए एक डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है डाटा को स्टोर करने के लिए, और इसके लिए आपको डाटा को सेव करने के लिए किसी सेंट्रल सर्वर या सेंट्रल एंटिटी से इजाज़त लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो सही। सिंपल सी बात हो गई। अब जो क्रिप्टो करेंसी है, इसको मैंने जैसे बताया कि ये डिजिटल करेंसी है, और इसको जब पहली मरतबा शुरुआत की गई इसकी 2008 में इसका वाइट पेपर आया, 2009 में शुरुआत में इसको लॉन्च किया गया, तो ये एज पेमेंट सिस्टम के तौर पे आया। और इसके बनाने वालों ने ये दावा किए कि ये एक ऐसा निज़ाम है जो कि आलमी माशी इदारों की जो अजादारी है उसको ख़त्म करेगा, डॉलर की अजादारी को ख़त्म करेगा, और ये हमें बैंकों पर हमारा इन्हिसार या सूदी बैंकारी निज़ाम पे इन्हिसार को ख़त्म करेगा। और जो सही। इस तरीके से हमें मैनिपुलेट कर दिया जाता है माशी निज़ाम को, जो गरीब ममालिक हैं, तरक्की पज़ीर ममालिक हैं, उनसे हमें निजात देगा। तो ये दावे की हद तक तो सही। दुरुस्त था, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम, अभी तकरीबन 10-12 साल हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें साइंसी तौर पे गलत साबित हुई हैं। यानी पूरी दुनिया के साइंसदान और मुहक्किकीन इस बात में मुत्तफिक हैं कि क्रिप्टो करेंसी ना करेंसी है, ना इसमें करेंसी की कोई सिफात पाई जाती हैं, ना ये एसेट है, ना ये असासा है। ये असासा भी नहीं है। यानी जिस तरीके से कोई इन्वेस्टर होता है उसको अपनी सरमायाकारी करनी होती है, जी। वो गोल्ड में सरमायाकारी करता है, कमोडिटीज में करता है, स्टॉक्स में करता है, ये इसके अंदर एसेट की भी सिफात नहीं है, साइंटिफिकली इकोनॉमिकली स्पीकिंग। अच्छा, अब ये फिर इतना हाइप क्यों है, फिर ये इतना माशरे में तशकीक क्यों है? उसकी वजह ये है कि ये बड़े-बड़े सरमायादार हैं, इनके पास पैसे हैं, इनके पास नए-नए आइडियाज़ आते हैं, इनको चाहिए होता है पैसे बनाना, पैसे से पैसा बनाना। तो उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को भी एक्सप्लॉइट किया, प्रोवाइडेड कि आप कानून को ना तोड़ें। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और ये बेसिकली जो कागजी करेंसी निज़ाम है उससे भी बदतरीन निज़ाम है, और ये पैसे अच्छा। लोगों से पैसे बटोरने का और एक और तरीका है जो पूरी दुनिया पर अजादारी करने का। अच्छा, अब ये जो मैं सारी बातें कह रहा हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है, ये पूरी दुनिया के जो आलमी माशी माहिरीन हैं और साइंसदान हैं, ये उनकी रिपोर्टेड तहकीकें हैं, और उसमें ये उन्होंने रिपोर्ट कर दिया है। अच्छा, अब सही। मिसाल के तौर पे ये जो डिजिटल करेंसी है, ये इसके अच्छा, अभी मैं इनकी पूरी बात सुन रहा हूँ, जब इनका पॉइंट आएगा, जब ये रुक जाएंगे तो फिर मैं बोलूँगा, तभी इट्स अ लॉन्ग वीडियो, इट कुड बी अ लॉन्ग वीडियो, तो तुम लोग खामोशी से बैठ के देखना, जिसको नहीं देखनी वो उठ के चले जाना, कोई और वीडियो देखना, और बहुत सारे नाच गाने आ रहे हैं वो देख लेना। इसको देखने के लिए थोड़ा सा तुम लोग का एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा, तो अगर टाइम हो तो देखना, अदरवाइज़ नहीं देखना। एक तो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं, साइंटिफिकली चीज़ें हैं, और एक इसकी वो चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे मुफ्तियान इकराम इसका फैसला कर सकते हैं, जवाज़ और अदम जवाज़ का। तो मैं दोनों पे आपको जी। इसकी डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। जी। लेकिन सबसे पहले तो ये एक यानी अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो एक करेंसी इसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। तो ये करेंसी जी। नहीं है। करेंसी की 3 सिफात होती हैं। एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी आला मुबादला के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाए। जी। स्टोर ऑफ वैल्यू, इसके जरिए से आप कदर को स्टोर करते हैं, और यूनिट ऑफ अकाउंट, इसके जरिए से आप चीज़ों की कदर नापते हैं। ये करेंसी की 3 बुनियादी सिफात हैं। तीनों आप हैं इसमें किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, मसर, ये तीनों इसमें सिफात तीनों हैं, साइंटिफिकली इसके अंदर मौजूद नहीं है। इसमें तीनों हैं। इसमें आप पॉइंट नंबर 1 मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्या आप अपने पैसों को इसकी मद में एक्सचेंज कर सकते हो, एक मीडियम है। पॉइंट नंबर 2 स्टोर ऑफ वैल्यू, करेंसी की 3 सिफात में दूसरी सिफात में स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी मैं इसको अपने पास एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी रख सकता हूँ, स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। पॉइंट नंबर 3 यूनिट ऑफ अकाउंट, कि इसकी मद में मैं किसी भी चीज़ को नाप सकता हूँ। अगर मेरा दोस्त है या अगर मेरा कोई क्लाइंट है जो यूएसए में है और वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है और मुझे कुछ सॉफ्टवेयर उससे बनवाना है, तो वो मुझसे चार्ज करेगा 0.005 BTC। तो वो 0.005 BTC बोल रहा है, वो 4,500 USDT क्यों नहीं कह रहा, USD क्यों नहीं कह रहा, या 15 लाख PKR क्यों नहीं कह रहा, लेकिन वो कह रहा है 0.005 BTC चार्ज करूँगा मैं। तो इट मीन्स कि यूनिट ऑफ अकाउंट, तीनों चीज़ें हैं इसके अंदर। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे भी यूज़ नहीं होता। बड़े-बड़े होता साइंसदानों ने है, तहकीक करके बता दिया है। होता नहीं, है क्यों सर, यूज़ नहीं होता होता भाई? है आपने कोई प्लॉट खरीदना है तो क्रिप्टो करेंसी उसमें जी। जो लोग कहते हैं वो इस्तेमाल हो रही है, जैसे ये काम करेंसी इस्तेमाल होती है, तो यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे ना, मुझे अगर कुछ भी चाहिए तो मैं बिटकॉइन देकर वो चीज़ खरीदी जा एज ए सकती है ना। करेंसी, करेंसी का मतलब कि आला मुबादला है ना,
कि जिसके एवज में कुछ खरीदा जाए। एक तो माशाल्लाह फ़िक़्ह की इस्तिलाहात इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपने कुदूरी हिदायत वगैरह भी पढ़ी। बाज़ाब्ता तौर पे नहीं पढ़ा, जैसे फ़िक़्हुल बुयूह करेंसी की तारीफ़ की है ना, ये तो उलमा किराम जानते हैं ना करेंसी की डेफिनेशन, वो बिल्कुल आपने वही तारीफ़ की है जो उलमा और मुफ्तियान किराम करते हैं। तो एक अच्छा तारीफ़ उन्होंने बिल्कुल ठीक की है, इसकी डेफिनेशन उन्होंने बिल्कुल ठीक बताई है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इन तीनों में मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट और नंबर थर्ड स्टोर ऑफ वैल्यू, ये करेंसी की ये डेफिनेशन है। अगर एक एक पर्टिकुलर चीज़ में ये तीनों चीज़ें शामिल हो रही होंगी तो ये चीज़ करेंसी कहलाएगी। वो कह रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में ये तीनों चीज़ें नहीं है। मैं कह रहा हूँ तीनों चीज़ें हैं, आप गूगल कर लो, चैट जीपीटी कर लो, कुछ भी कर लो, ये तीनों चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि उसकी इतनी तादाद नहीं है, वो परसेंटेज उसका नहीं है, लेकिन ये तीनों इस क्रिप्टो करेंसी की बेस में, फाउंडेशंस में मौजूद हैं। गुड। तो इसका मतलब है कि आपने माशाल्लाह कुछ फ़िक़्ह से भी आपको मुनासिबत होंगे ना वो। तो लोगों के फ़र्ज़ करने से जब डॉलर डॉलर बन सकता है तो वो हकीकत में कागज़ ना, आप चाहें तो उसको किश्ती बना के पानी में चलाएं, हवा में उड़ाएं। तो जब एक चीज़ डॉलर को गवर्नमेंट के कहने से लोगों ने डॉलर मान लिया, रुपये को गवर्नमेंट के कहने से लोगों ने रुपया मान लिया, तो असल तो ये लोग मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। तो एक डिजिटल करेंसी को लोगों ने एक आला मुबादला मान लिया, तो इसमें मुबशिर साहब को क्यों क्या इश्काल हो रहा है जनाब डॉक्टर मुबशिर साहब, ये इसको एक्सप्लेन करें। जी, इसमें पहली बात तो ये है कि इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं, आप खुद भी क्रिप्टो करेंसी का फ़ायदा ये है कि ये सारा डेटा अवेलेबल है इंटरनेट। क्रिप्टो करेंसी का फ़ायदा ये है, अभी क्रिप्टो करेंसी हराम है कि बेस पे बात हो रही है, अभी कह रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का फ़ायदा ये है। फ़ायदा कैसे, आप क्या जाके चेक कर फ़ायदा है? सकते हैं। उन्होंने बोला क्रिप्टो करेंसी का, आप खुद भी क्रिप्टो करेंसी का फ़ायदा ये है कि ये सारा डेटा अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। यस, दैट इज़ वाई क्रिप्टो करेंसी इज़ क्रिस्टल एंड क्लियर। क्रिप्टो करेंसी जिसके पास जितनी है उसी के पास ही है, सारा डाटा मौजूद है, जिसका जितना देखना है कि किसके पास कितने बीटीसी हैं, किसके पास क्या करेंसी, कितनी करेंसी मौजूद है, ये सारा डाटा आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो। लेकिन क्या आप ये चेक कर सकते हो कि पेपर करेंसी किसके पास कितनी मौजूद है? नहीं चेक कर सकते, बिकॉज पेपर करेंसी सेंट्रलाइज, पेपर मनी है सेंट्रलाइज एंड क्रिप्टो करेंसी इज डिसेंट्रलाइज। तो डिसेंट्रलाइज का फ़ायदा ये होता है कि हर चीज़ आपको अपडेटेड मिल रही होती है, किसके पास कितना है, किसके पास से कहाँ गया, किस कंट्री से किस कंट्री गया, किस शख्स से किस शख्स के पास वो मुंतकिल हो गया, किस एंटिटी से किस एंटिटी तक चला गया। तो ये तो क्रिप्टो करेंसी का फ़ायदा है। तो अगर हम ये करें कि पाकिस्तानी रुपया करेंसी है और आला मुबादला के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम पाकिस्तानी रुपये को इस्तेमाल करते हुए कोई चीज़ खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास पूरे पाकिस्तान में साल में जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई होंगी वो सारा रिकॉर्ड मौजूद होगा। जी, और पाकिस्तानी रुपया करेंसी जब कहलाएगा जब एक अच्छी मोतबा तादाद उसकी ट्रांजैक्शंस में आला मुबादला के तौर पे इस्तेमाल इसको होगा। फर्ज कर लीजिए। हाँ जी। हाँ, इसी तरीके से जब इकोनॉमिस्ट ने देखा, साइंसदानों ने देखा कि क्रिप्टो करेंसी क्या आला मुबादला के तौर पे इस्तेमाल हो रही है कि नहीं हो रही, तो उनको ये पता चला कि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आला मुबादला के तौर पे इसका इस्तेमाल 2% या 3% है, यानी पूरी सही। ट्रांजैक्शंस के अंदर 2% या 3%, बाकी किस चीज़ में इस्तेमाल है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कभी भी कोई साइंटिस्ट ये बात करेगा तो साइंटिस्ट कभी भी हल्की बात नहीं करेगा। साइंटिस्ट कहेगा कि भाई क्रिप्टो करेंसी यूज़ हो रही है ना, तो वो जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज़ हो रही है ना, तो वो यूज़ हो रही है 2.234%, 2.44%, 2.57%। लेकिन कभी भी साइंटिस्ट ये बात नहीं कहेगा कि 2 हो रही है या 3 हो रही है, 2 या 3 की बात नहीं करेगा, या तो वो बोलेगा 2.5%, 2.53%, एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा कि कितनी यूज़ हो रही है। ये नहीं कहेगा 2 यूज़ हो रही हैं या 5 यूज़ हो रही हैं, 4 यूज़ हो रही हैं या 3 यूज़ हो रही हैं। ये साइंटिस्ट की बात नहीं है। अगर साइंटिस्ट की बात कर रहा है तो साइंटिस्ट हल्की बात कर रहा है। 2% या 3% है, यानी पूरी सही। ट्रांजैक्शंस के अंदर 2% या 3%, बाकी किस चीज़ में इस्तेमाल है। बाकी इसका इस्तेमाल ये है कि आप शॉर्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि आपने अभी लगाया, अभी ये खरीदा और अभी बेच दिया और पैसे कमा लिए। तो इसमें मसला क्या है, अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्किल मौजूद है कि जिसमें मैं अभी पैसे डालूँ और थोड़ी देर में ही वापस निकाल लूँ, वो प्रॉफिट हो जाए और वो पैसे निकाल लूँ, दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट का नाम ले लें या किसी भी चीज़ का नाम ले लें, अगर मेरा जहन में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कंसर्न है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? और शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि आपने अभी लगाया, अभी ये खरीदा और अभी बेच दिया और पैसे कमा लिए। और कुछ लोग जी। तकरीबन 33 से 34% लोगों ने ये खरीद के रख लिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट इस पे यानी आपकी बात का यानी मैं आपको बताऊं, ये कह रहे हैं क्रिप्टो करेंसी 2 या 3% इस्तेमाल होती है। चलो हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि चलो ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे 2 या 3% इस्तेमाल होती है। आपको पता है पेपर करेंसी का वजूद कब हुआ था? पेपर करेंसी कब दुनिया में आई थी? पेपर करेंसी सबसे पहले इस्तेमाल किसने की थी? पेपर करेंसी चाइना में आई थी 11th सेंचुरी में। ठीक है, पेपर करेंसी सबसे पहले चाइना ने इंट्रोड्यूस कराई थी। तो जब पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस हुई थी 11th सेंचुरी में, तो 17th सेंचुरी तक यानी 600 साल के अरसे से, 16 सेंचुरी से, आई थिंक 15 और 16 सेंचुरी से यूरोप ने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, एडॉप्ट कर लिया था। लेकिन 11th सेंचुरी से लेकर 16 सेंचुरी तक यानी अप्रो 17 सेंचुरी तक यानी 600 साल के अरसे तक आपको पता है कि पेपर करेंसी की मीडियम ऑफ एक्सचेंज कितने परसेंट यूज़ होता था? जैसे क्रिप्टो करेंसी 2-3% यूज़ होता है, तो आपको पेपर करेंसी के बारे में पता है कि पेपर करेंसी कितने परसेंट यूज़ होता था? मैं आपको बताता हूँ, पेपर करेंसी मैक्स 5%, लेस देन 5 और नियर टू 5% पेपर करेंसी 600 साल तक यूज़ होती आई है।
बाकी 95% किस में इस्तेमाल होता था? इसमें भी आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लगा लें, या फिर इसमें आप गैम्बलिंग पर्पस लगा लें, या फिर आप इसमें जो है वो स्कैम्स में लगा लें, क्योंकि वो फिर आप उसमें ना इजीली जुआ लग जाता था। पहले तो सोना देना पड़ता था ना, लेकिन जब पेपर करेंसी है, जब एक कागज़ आ गया तो वो इजीली अप्रोचेबल हो गया हर किसी के हाथ में, खास तौर पे 2 नंबर लोगों के हाथ में। तो वो पेपर करेंसी का इस्तेमाल 600 साल तक 5% रहा, 5% ट्रांजैक्शन रही कैश मीडियम ऑफ एक्सचेंज की मद में। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को आए हुए तो अभी तो 10 और 12 साल हुए हैं, और अगर ये 10 और 12 साल में 2 या 3% है, ये तो बहुत अच्छा नंबर है। फिर किसी को क्या प्रॉब्लम है? हासिल ये निकला कि एसेट्स या असासा तो हो नहीं सकती है, ज़ाहिर है ये कोई इस्तेमाल की चीज़ तो है नहीं, तो इसको हम एज ए करेंसी ही अगर मानेंगे, इसकी कोई फ़िकी तकलीफ जो जवाज़ की होगी वो करेंसी ही होगी। और प्लॉट खरीदना हो तो दुनिया में जहाँ भी प्लॉटों का बिजनेस हो रहा है तो इसके जरिए हो रहा है, इसके जरिए इसी का बिजनेस हो रहा है, ठीक है ना। ये जुए की एक शक्ल बन जाती है कि खरीदो, जैसी महंगा होगा बेच दो। ये ऐसे ही है जैसे प्लॉटों के जरिए आप डॉलर खरीदना शुरू कर दें, ठीक है ना, बजाय इसके डॉलर के जरिए आप प्लॉट। ये जुए की शक्ल बन कैसे गई? फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई चीज़ इस कंसर्न से उठा ली कि ये जब महंगी हो जाएगी तो मैं बेचूंगा, तो वो जुए की शक्ल कैसे है, वो शक्ल बन कैसे जाएगी, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। अगर आपके समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताना कि भाई इस तरीके से। तो लोग अपने सरमायों को बेच बेच के करेंसी खरीद रहे हैं। मैं आपको इसमें एक अजीब सी बात बताता हूँ। ये यूरोप जो है, यूरोप 27 ममालिक का मजमूआ है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, आप अभी घूम के भी आए हैं। तो इनकी जो हुकूमतें हैं वो बाकायदा अपने सेंट्रल बैंक और हुकूमती जो रिसोर्सेज उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाम को ये कह रही हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट ना करें ऑफिशियली, ठीक है। रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए कह रही हैं, कैसे कह रही हैं? रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए क्या? देखो, ये खुद पक्की बात नहीं कर रहे। रिसोर्सेज इस्तेमाल का मतलब क्या? किसको कह रही हैं? क्या माइक पे कह रही हैं, या क्या किसी स्टेज पे खड़े होकर ये बात हो रही है कि भाई कोई इस्तेमाल नहीं करेगा कोई शख्स, या अखबार में आ रहा है, या मीडिया उसको बता रहा है, या सेनेट में इसके बारे में बात हो रही है, क्या नेशनल असेंबली में इसकी बात हो रही है? ये कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन बात क्या कर रहे हैं कि जो बड़े कंट्रीज़ हैं, यूरोप है, वो यूरोप अपने सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए लोगों को ये कह रहा है कि क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल ना करें। तो किस बेस पे कह रहा है? वो रिसोर्सेज इस्तेमाल करने में क्या क्या माइक पकड़ के कर रहा है, कैसे कर रहा है? यूएस, और मैं आपको बताऊँ, यूएस में क्रिप्टो करेंसी लीगल, फ्रांस में, जर्मनी में क्रिप्टो करेंसी लीगल, स्वीडन में क्रिप्टो करेंसी लीगल, नॉर्वे में क्रिप्टो करेंसी लीगल, यूएसए में क्रिप्टो करेंसी लीगल, यूके में क्रिप्टो करेंसी लीगल, स्विट्जरलैंड में क्रिप्टो करेंसी लीगल, यूएई में क्रिप्टो करेंसी लीगल। तो आप कौन से यूरोप की बात करें? यूरोप के कौन से खत्ते में, या कौन सी जर्मनी में क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है? यूज चैट जीपीटी, यूज गूगल, आप उस पर चेक कर लो कि क्या जर्मनी में जो है वो जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है वो लीगल है या नहीं है। की जो हुकूमतें हैं वो बाकायदा अपने सेंट्रल बैंक और हुकूमती जो रिसोर्सेज उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाम को ये कह रही हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट ना करें ऑफिशियली, ठीक है। और उसकी बुनियाद ये है कि लोगों की पूरी पूरी पेंशन इसमें डूब गई है। देखें, जब मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा, ये 2 साल पुरानी वीडियो। सॉरी बात काट रहा हूँ, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। देखें, जब ये बात लोगों से की जाती है ना कि यूरोप मना कर रहा है इस अमल से, तो लोग कहते हैं असल में गवर्नमेंट की इजारादारी खत्म हो रही है ना। एग्जैक्टली देखें, मैं आपको बताऊं, ये सबसे पहले बताऊं, ये 2 साल पुरानी वीडियो है। 2 साल पहले जर्मनी में लीगल नहीं था, 2 साल अभी जर्मनी में लीगल हो चुका है क्रिप्टो करेंसी, या बाकी जिन कंट्रीज़ के नाम लिए सब लीगल हो चुके हैं। लेकिन आज से साल 1.5 साल पहले और 2 साल पहले जब इसके बारे में ये चीज़ कही जा रही थी ना कि यार ये चीज़ लीगल नहीं है, या इसके ऊपर थोड़ी सी सख्ती की जा रही थी। अब तो पाकिस्तान में भी इम्पोज किया जाने वाला है क्रिप्टो करेंसी। लेकिन जब उस टाइम की बात बता रहा हूँ क्योंकि 2 साल पुरानी वीडियो है, जब वो कह रहे थे ना कि क्रिप्टो करेंसी को अवॉइड करें, अगर वो ये कह रहे होंगे, तो वो ये जो तारिक मूसा साहब कह रहे हैं ना, इनकी भी बात कुछ हद तक ठीक है कि गवर्नमेंट की खुद की आज़ादारी ख़त्म हो रही है, उसका खुद अपना स्टेक ख़त्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि पेपर करेंसी जो है ना, पेपर करेंसी से इंक्रीज़ होती है इन्फ्लेशन। जब पेपर करेंसी सब दबा देंगे तो इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगी। आप क्रिप्टो करेंसी से इन्फ्लेशन का रेट ख़त्म कर सकते हो, इन्फ्लेशन का नंबर ख़त्म कर सकते हो, मिनिमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन होती है। जब क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन होती है तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कम इसलिए होती है कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जैसी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 100 रुपये हैं और तुम्हारे पास भी 100 रुपये जो मुझे अभी सुन रहा है, अगर मैं उसको 100 रुपये दे रहा हूँ और वो मुझे 100 रुपये वापस दे रहा हूँ, मैं उसको 100 रुपये दे रहा हूँ, फिर वो मुझे 100 रुपये वापस दे रहा है, फिर मैं उसको 100 रुपये दे रहा हूँ, तो इट मीन्स के कुछ इस 100 रुपये की मद में पीछे कुछ बिक रहा है, कुछ प्रोडक्ट बिक रहा है, तो जिसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन नीचे आती है। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत है, बाय और सेल बहुत है। तो जब बाय और सेल है, वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीज होती है। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीज होने से अगर आपने किसी अब हुकूमत ने उसको क्यों लीगल किया कि जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीज हो रही हैं तो इधर टैक्स भी बढ़ रहा है, तो हुकूमत भी स्ट्रांग हो रही है इसकी वजह से। अब समझ में सबको बात आई है, तो अब ये सब कर रहे हैं करेंसी से। तो और आलमी जो मालियाती इदारे हैं उनकी इजारादारी खत्म हो रही है, तो वो तो मना करेंगे ही। तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि वाकई क्या, जैसे आपने कुछ वजाहत भी की है, लेकिन सवाल के जवाब में हो तो और ज़्यादा वजाहत हो जाएगी। जी, आलमी देखें, आलमी जो इजारादारी है, आलमी माशी इदारों की, IMF की, अमेरिका की, बरतानिया की, यूरोप की, इन्हीं की इजारादारी है ना। तो यही एक और चीज़ हमें दे रहे हैं और उसके जरिए से हमें कंट्रोल करना चाह रहे हैं। यानी अगर आप क्रिप्टो करेंसी की तह में जाएं। अच्छा, ये आपने कभी पैनाडोल के बारे में तो नहीं बोला, आपने कभी गैविस्कॉन सिरप के बारे में तो नहीं बोला। ये अगर आप जैसे अभी हम लोग यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं, या आपने मौलवी साहब के साथ पॉडकास्ट किया हुआ है, आपने माइक लगाया हुआ है, कैमरा चल रहा है, मौलवी साहब के पास जो है वो लैपटॉप है, माउस है, और ये सारा सिस्टम लगा हुआ है, ये सब किसका है? ये सब गोरे का है, ये सब कुछ उन्हीं का ही है। हम जब वो इस्तेमाल करें तो हम उसके बारे में ये नहीं कह रहे कि हमें तो यूँ फंसाया जा रहा है ना, इसके बारे में नहीं कह रहे, लेकिन किसके बारे में कह रहे हैं? जो एक नई तख्लीक हुई है। हम लोगों ने
21st सेंचुरी में मुसलमानों ने किस चीज़ की तख्लीक की? किसी चीज़ की हमने तख्लीक नहीं की है, लेकिन जिसने की है, ये जिसकी तख्लीक हुई है, जिसने इनोवेशन की है, हम उसको कहते हैं कि इसने फंसाने के लिए किया है, इन चक्रों के लिए किया है। पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है, लेकिन जिस चीज़ की तारीफ़ की जानी चाहिए उसके लिए तो आप खुले दिल से तारीफ़ करो कि ह्यूमैनिटी के लिए काम किया है, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत सारे मसलों को हल किया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि फंसाने के लिए हो रहा है। तो इस वक्त जो जिनकी अजादारी है वो सरमायादार हैं जो कि यहूद और नसारा हैं, जो कि यूरोप और अमेरिका में बैठे हैं। और हुकूमती माशी निज़ाम में आप फर्ज करने के 200 ममालिक हैं, 200 ममालिक में 200 हुकूमतें हैं, 200 अजादारियाँ हैं ना, मगर वो भी कुछ कंप्लीटली अजादारी नहीं है, उनको पार्लियामेंट के सामने जवाब देना होता है, कुछ ना कुछ तो जवाब देना होता है ना, सारिफ की तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। यहाँ पे 17,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज आ गई हैं, आप अपनी क्रिप्टो करेंसी खुद बना सकते हैं, और कई क्रिप्टो करेंसीज पैसे लेके गायब हो गई हैं और आप पूछ ही नहीं सकते। तो ये बेस नहीं है मौलवी साहब, दिस इज़ नॉट द बेस, ये बेस नहीं है। 1000 प्रॉपर्टी बनी हुई है स्कीम 45 में, मेजॉरिटी ऑफ दोज वो स्कैमर्स हैं, ठीक है, वो लोगों से पैसा लेके भाग चुके हैं। तो क्या प्रॉपर्टी का काम करना नाजायज़ हो गया, या प्रॉपर्टी की सेल परचेज नाजायज़ हो गई? दुनिया में ऐसे कितने बिजनेसेस हैं जिसके कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा या आधे या प्रोबेबिलिटी या 20% या 30% स्कैमर्स निकलते हैं। तो क्या वो चीज़ गलत हो जाती है? क्या वो चीज़ हराम हो जाती है? अगर आपने रिसर्च पूरी नहीं की, अगर मैंने एक कॉइन को लेकर उसकी रिसर्च पूरी नहीं की है और वो मार्केट और वो स्कैम करके भाग गया है, उसका पीछे कोई यूज़ केस नहीं है और वो पीछे भाग गया, तो ये मेरा फॉल्ट है कि मैंने उस कॉइन की या उस क्रिप्टो करेंसी की प्रॉपर रिसर्च क्यों नहीं की। तो अगर मेरे पास प्रॉपर रिसर्च होगी तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर मैंने बिटकॉइन की प्रॉपर रिसर्च की होती और 40,000 रुपये से मैंने उसको उठाया हुआ होता, तो आज वो 1,08,000 का है ना। हम इसकी बात तो नहीं कर रहे, लेकिन हम किस 2% की बात करें, उन 2% की बात करें जो भाग चुकी। यानी ये कि इजारादारी इसमें भी है, जो हमारी जो आम करेंसी है उसकी इजारादारी ऐसी है जिसमें कोई ना कोई जिम्मेदार है जिससे आप पूछ सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में जो इजारादारी है वो बहुक में बदमाशी है, ठीक है ना। उसमें जो इजारादारी है उसमें अगर जो करेंसी बनाने वाला मार्केट से शॉर्ट हो जाए तो करेंसी भी मार्केट से शॉर्ट हो जाएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें शरई तौर पे इसमें हो ये रहा है कि या तो हम ये कह दें कि भाई फुकाए इकराम के बे और शरा के जो अहकाम है ना वो अब हम नहीं मानते, अब ज़माना तरक्की कर गया है और इसमें बाया भी मबी भी मादूम है, समन भी मादूम है और मादूम की बे हो रही है। यानी मैं साइंटिफिकली आपको ये कह रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी हिस्सी तौर पे फिजिकली तौर पे तो मौजूद ही नहीं है। फिर मैं ये दावा कर रहा हूँ साइंटिफिकली कि ये डिजिटली तौर पे भी एग्जिस्ट नहीं करती। देखें अभी जब ये वीडियो स्टार्ट हुई थी ना, मेरी वीडियो पीछे करना, अभी जब वीडियो स्टार्ट हुई थी तो उन्होंने समझाने के लिए बताया कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एग्जिस्ट करती है, एक डिजिटल एसेट है, और डिजिटली नाम लिया उन्होंने, ठीक है, कि ये डिजिटली है क्रिप्टो करेंसी। अभी जब हम ये वीडियो थोड़ी सी आगे बढ़ी, कह रहे डिजिटली एग्जिस्ट ही नहीं करती, डिजिटल ही एग्जिस्ट नहीं करती। डिजिटली अगर आप तस्वीर खींचें किसी की और फिर व्हाट्सएप पे भेजें तो डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगी ना, मगर ये क्रिप्टो करेंसी डिजिटली भी एग्जिस्ट नहीं करती साइंटिफिकली स्पीकिंग। और ये एक फर्जी नंबर है जो एक बंदे ने सोचा और फिर उसको लिख लिया। यानी पहली मरतबा बिटकॉइन बना तो क्या हुआ, 2009 में एक बंदे ने सोचा कि यार मेरे पास बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए और उसको खाते के अंदर लेजर के अंदर लिख लिया। और फिर मौलवी साहब, मुफ्ती तारिक मूसा साहब इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल मैन फॉर माई साइड। मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मेरा तो निकाह पढ़ा है उन्होंने, मैं तो उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। मेरे जो है वो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे इनसे नॉलेज मिली है, तो ये इनके पास काफ़ी नॉलेज है। लेकिन ये मुबश्शिर रहमानी साहब जो हैं, जो इन्होंने अपना तारुफ कराया कि दुनिया की 0.01% साइंटिस्ट में आते हैं, यानी 1 लाख साइंटिस्ट में 100वें नंबर पे ये साइंटिस्ट आ रहे हैं, और इतनी हल्की बात ये कर रहे हैं कि पेपर, ये जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है तो डिजिटली एग्जिस्ट नहीं करती, और इसका वजूद ऐसे हुआ कि किसी ने फ़र्ज़ी नंबर लिख लिया, फ़र्ज़ी नंबर लिख लिया। क्रिप्टो करेंसी माइन होता है, बिटकॉइन माइन होता है, जनरेट किया जाता है, एक काफ़ी अरसे के लिए बिटकॉइन को माइन किया जाएगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, इतना टाइम लगने के बाद फिर जाके बिटकॉइन बनता है। तभी तो आज $1,09,000 का हो गया बिटकॉइन। अगर ये फर्जी नंबर ही था तो हर कोई क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा, हर कोई वो फर्जी नंबर क्यों नहीं लिख रहा, ये हर कोई बिटकॉइन का फर्जी नंबर लिख क्यों नहीं रहा? अगर बिटकॉइन फर्जी नंबर के ऊपर बेस था तो हर कोई क्यों नहीं कर रहा है? तो इनको पता ही नहीं है कि बिटकॉइन जनरेट कैसे हुआ था, बिटकॉइन बना कैसे था। ये कह रहे हैं फर्जी, बस फर्जी नंबर लिख लिया मैंने, ये फर्जी नंबर लिख लिया, ये मेरा बिटकॉइन हो गया। जब ये उस दौर के वो जनरेशन है कि जब फेसबुक आई थी तो फेसबुक को भी ये बोलते थे कि कुछ भी नहीं है, फेक दुनिया है ये, आज सब फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट जब दुनिया में आया तो इंटरनेट को भी यही कहा गया भाई इंटरनेट तो ऐसे ही है यार, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत बड़ा जो है ना वो चीज़ें पैदा हो रही हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, आज सब इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले अगर क्रिप्टो करेंसी हराम है तो क्रिप्टो करेंसी से भी पहले पेपर करेंसी है, क्योंकि जिस रूट से पेपर करेंसी आई है उस ही रूट से आपकी क्रिप्टो करेंसी आई है। आप ये कह रहे हैं ये जो है सरमायादारों ने बेवकूफ़ बनाने के लिए और आवाम को पागल बनाने के लिए क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है और क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस कराया है, तो पेपर करेंसी कैसे आई थी?
पेपर करेंसी भी आज़ादारी के लिए ही आई थी, स्टेक के लिए ही आई थी। पेपर करेंसी को भी इसीलिए ही इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज को स्ट्रांग होना था, तभी उन्होंने पेपर करेंसी को इंट्रोड्यूस कराया। यूएस ने क्या किया वर्ल्ड वॉर वन में? वर्ल्ड वॉर वन में यूएस वॉज न्यूट्रल एट दैट टाइम। तो जब पूरी दुनिया आपस में लड़ रही थी तो ये यूएस एलाइज दे रहा था अपने, यूएस अपने एलाइज दे रहा, अपना सारा एम्यूनेशन दे रहा, सारी चीज़ें दे रहा, और इनके पास सारी पेपर करेंसी इनके पास आती गई। 1971 रिचर्ड निक्सन लॉ ने क्या कहा, स्टेटमेंट क्या दी कि अब इस दुनिया में और ख़ास तौर पे हमारे कंट्री में पेपर करेंसी के पीछे इज़ नथिंग बट बिलीव, सिर्फ यकीन है कि भाई हम कहीं नहीं जाते, ठीक है। पेपर करेंसी के पीछे गोल्ड नहीं है, ठीक है। आज जो हम पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है ना, जो ये समझ रही पेपर करेंसी के पीछे गोल्ड है, पेपर करेंसी के पीछे गोल्ड नहीं है। जितने पेपर मनी जितने प्रिंट करना चाहो उतने पेपर मनी को प्रिंट कर दो। बिटकॉइन में ऐसा या क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है। जो जितना जनरेट होकर रख दिया है ना, जितना बीटीसी जितना है या इथेरियम या सोलाना जितना है उतना ही रहेगा। आप उसको बढ़ा नहीं सकते, आप उसको घटा नहीं सकते। इसकी वजह से इसमें इन्फ्लेशन नहीं हो सकती। आपके पेपर करेंसी में इन्फ्लेशन हो सकती है, क्योंकि पेपर करेंसी जितना नंबर ऑफ मनी पेपर प्रिंट करना चाहो उतना पेपर मनी प्रिंट कर सकते हो। दूसरे बंदे का नाम लिख लिया, तीसरे बंदे का नाम लिख लिया, फिर 2 साल खाते के अंदर लेजर, एक बंदे ने सोचा कि यार मेरे पास बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए, और उसको खाते के अंदर लेजर के अंदर लिख लिया, और फिर दूसरे बंदे का नाम लिख लिया, तीसरे बंदे का नाम लिख लिया। फिर 2 साल तक इसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, कदर ही नहीं थी। इंट्रांसिक वैल्यू तो थी नहीं, मगर एक्सट्रांसिक वैल्यू भी नहीं थी। फिर उसको क्रिएट करने के लिए मसनूई तौर पे उसमें तकव्वुम पैदा किया गया, और 2 साल बाद तकव्वुम यानी लोग थोड़ा इस इस्तिलाह से नहीं, वैल्यू पैदा की गई उसकी। दुनिया के कौन से बिजनेस में, जब दुनिया में कोई बिजनेस इंट्रोड्यूस किया जाता है तो दुनिया के कौन से बिजनेस में मसनूई ताकत पैदा नहीं की जाती? फेसबुक आया, फेसबुक आते के साथ ही इंट्रोड्यूस हो गया? नहीं, फेसबुक जब आया तो फेसबुक ने पहले अपने लोगों को उसके अंदर उस सर्वर में डाला, पहले फेसबुक के अपने लोगों ने आईडी लॉगिन की, पहले उसके अंदर एक मसनूई जो है ताकत उसके अंदर पैदा की गई। आपके जो आपके पाकिस्तानी शेयर्स होते हैं, तो पाकिस्तानी शेयर्स ऐसे ही इंट्रोड्यूस कर लिए जाते हैं। पहले आपकी इनसाइडर न्यूज़ होती हैं, पहले आपको इनसाइडर अपने अंदर के लोगों को पहले माल देना पड़ता है, फिर आप उसके बाद दुनिया के अंदर और आम लोगों के अंदर उस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराते हो। दुनिया का चाहे पेपर, पेंसिल, पेंट, कपड़े, जूते, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पीसी, चेयर, कुर्सी, यू जस्ट नेम इट। एक इन्वेस्टर जब कोई चीज़ को प्रोड्यूस करता है तो पहले उसके अंदर मसनूई एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और फिर जब उसकी एक वैल्यू इंक्रीज होने लगती है तब दुनिया के अंदर वो आती है। आपको पेपर, मुझे लग रहा है क्रिप्टो करेंसी में आपने लॉन्ग किया हुआ था, मार्केट भरपूर शॉर्ट हुई है, इतना गुस्सा क्यों है आपको? मेरे समझ में बिल्कुल भी बात नहीं आ रही। जी जी आर्टिफिशियली। तो अब आप ये देख लें, और वो जो 2 साल का अरसा है उसमें 64 लोग हैं जिनके पास सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी थी। यानी आप 64 लोगों के हाथ में अपनी सारी जो है ना अजादारी दे रहे हैं, जो कि बड़े बड़े सरमायादार हैं। और उसके बाद फिर ये इन्होंने इसके अंदर फर्दर इसकी कदर को बढ़ाया, और कदर को बढ़ाने के बाद उसका मंशा ये था कि लोगों से पैसे बढ़ोले जाएं, और अभी तक वो सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। तो मैं ये कह रहा था, दिस इज नॉट क्रिप्टो करेंसीज फॉल्ट, क्रिप्टो करेंसी का फॉल्ट नहीं है। अगर मेरे पास कोई रिसर्च नहीं है और मैं ऐसी बाय और सेल कर रहा हूँ, कोई रिसर्च नहीं है मेरे पास, ऐसे ही उसके अंदर गैम्बलिंग कर रहा हूँ, तो मैं हराम काम कर रहा हूँ भाई। अगर मैं और मेरा दोस्त आपस में बैठ के फुटबॉल मैच चल रहा है और हम फुटबॉल मैच में हम दोनों गैम्बलिंग कर रहे हैं कि यार जुआ खेल रहे हैं कि नहीं, इस टाइम पे गोल लगने वाला है, 15 मिनट बाद गोल लगेगा, 15 मिनट के अंदर गोल लगा तो मैं तुम्हें इतने पैसे लूंगा, 15 मिनट के बाद लगा तो तुम मुझे इतने पैसे दोगे, तो हम जो ये काम कर रहे हैं ना, दैट इज हराम। बट फुटबॉल हराम नहीं है, उसमें फुटबॉल का क्या कसूर है? ये कह रहा था कि सबसे पहले तो बुनियाद तो ये है कि जुआ और सट्टेबाजी की तो बदतरीन शक्ल है ये, मगर इसमें बुनियादी नकाइस हैं जो कि शरीयत बेशरा के बयान करती है। मसलन इसमें जो मबी है वो मादूम है, यानी जो बेचने वाली चीज़ है। इसमें जो समन है, यानी जिसे खरीदा जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो करेंसी से खरीदेंगे तो शुरू में, तो वो भी मादूम है, और मादूम की बे हो नहीं सकती। इसके अलावा इसमें जो है हमें मालूम भी नहीं होता, इसमें गरर कसीर भी है, यानी जब नई करेंसी हम बनाते हैं तो इसमें गरर कसीर भी है। इसमें बेतहाशा शरई तौर पे नकाइस हैं। यानी अगर हम ये कहते हैं, गरर का मतलब मैं लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि आप माशाल्लाह उलमा वाली इस्तिलाहात इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे तो ये था कि आप साइंस की गाड़ी इस्तिलाहात इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप तो मौलानाओं की भी इस्तिलाहात इस्तेमाल कर रहे हैं माशाल्लाह। तो गरर का मतलब गैर यकीनी बे, यानी गैर यकीनी चीज़ है कि उसकी वैल्यू, गैर यकीनी बै का मतलब अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कि मैं क्रिप्टो में अनप्रिडिक्टेबिलिटी को ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं मार्केट किधर जाएगी, और मार्केट जैसे मैंने अभी इससे पहले मिसाल दी, और मार्केट उस तरफ जा रही है या नहीं जा रही, तो ये इसमें गरर आ जाता है। दीन के अकॉर्डिंगली ये चीज़ हराम है, गलत है, सही है। तो देखो, अगर आप मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट करोगे, मीम को, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। नंबर 1 इज स्टेबल कॉइन्स, नंबर 2 इज ऑल्ट कॉइन्स, नंबर 3 इज मीम कॉइन्स। मीम कॉइन्स वो होते हैं जिसका पीछे कोई यूज केस नहीं होता, वो बस मजाक के तौर पे पीछे बना दी जाती है, उसका चार्ट ऊपर जाता है और फौरन ऊपर से नीचे भी गिर जाता है, लोगों को पहले घुसाया जाता है और जैसे लोग घुसते हैं तो मार्केट नीचे आ जाती है। तो मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट क्यों करना है आपको पूरा क्रिप्टो करेंसी, बीटीसी, इथेरियम, सोलाना, बीएनबी, यू जस्ट नेम इट, सारे कॉइन्स के नाम ले लें, स्टेबल कॉइन्स और ऑल्ट कॉइन्स के, जिनके पीछे यूज केस है, पीछे काम हो रहा है, और उसके मद में आपको एक कॉइन दिया जा रहा है जिसकी वैल्यू है। और एक मीम कॉइन है, जैसे ट्रंप यूएसडीटी, अब ट्रंप आने वाला था तो ट्रंप यूएसडीटी कॉइन जो है वो इन्वेंट कर दिया। तो जब वो इन्वेंट किया तो उसका पीछे कोई यूज़ केस ही नहीं था, वो तो सिर्फ ऐसे ही बना था मजाक में, जिससे ट्रंप और जो है वो अमीर तरीन शख्स बन गया दुनिया में, सही है। तो जब पीछे कोई यूज़ केस नहीं है, आप लालची थे, मैं लालची था कि मैंने लालच में जाकर ट्रंप यूएसडीटी में पैसे डाले और मार्केट नीचे आ गई, तो मुझे मीम कॉइन्स में पैसा लगाना क्यों है?
मुझे मीम कॉइन्स में पैसा इन्वेस्ट करना क्यों है? मीम कॉइन्स इज अ स्कैम, मीम कॉइन्स बेवकूफ़ बनाने के लिए, मीम कॉइन्स ज़रा हराम। हम भी मीम कॉइन्स के बारे में कभी भी इन्वेस्ट करने को नहीं कहते, लेकिन आप मीम कॉइन्स जो कि जिनका स्टेक 2%, 5%, 7% या 10% होगा, क्योंकि मैं साइंटिस्ट नहीं हूं तो मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा, मैं एक अंदाजा बता रहा हूं, यूज चैट जीपीटी उससे पूछ लेना, लेकिन 10%, 20% मैक्स होगा जिसका मीम कॉइन्स का स्टेक है। बाकी रेस्ट 80% या प्रोबेबिलिटी उनकी ज्यादा है जो स्टेबल कॉइन्स हैं, जिनका पीछे यूज केस मौजूद है। आप इसको तो हलाल नहीं कह रहे, लेकिन आपने वो 20% और 10% पकड़ लिया जिसकी बेस पे आप कह रहे हो कि पूरा क्रिप्टो करेंसी हराम है। एकदम ऊपर जा सकती है, एकदम धड़ाम से नीचे आ सकती है। जैसे आप तालाब में मछलियों की बैग कर रहे होते हैं ना कि जितनी मछलियां इसके अंदर है मैंने खरीदी है, क्या पता एक निकले 100 निकले। तो शरीयत में ऐसी खरीदो फरोख्त को हराम करार दिया गया। अच्छा, मैं क्रिप्टो करेंसी की तरफ थोड़ी देर में दोबारा आता हूँ, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी के जो मुहिब्बीन और आशिकीन हैं, भाई आप बाद में आना मौलवी साहब, मैं तो जा रहा हूँ क्योंकि आई डोंट हैव इनफ एनर्जी कि मैं इसके बारे में ज़्यादा बात कर सकूँ। बाकी आप लोग देख रहे हो, आप लोग इनकी जाके पूरी वीडियो देख लेना। बट द पॉइंट है, अगर आप समझदार हो, यूज़ चैट जीपीटी, जो उन्होंने बातें की हैं सब चैट जीपीटी यूज़ कर लो और उससे पूछो कि ये क्या कह रहे हैं, क्या ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, ठीक है? तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी या फॉरेक्स ट्रेडिंग सिर्फ एक बेस के ऊपर, कुछ बेसिस उनमें एक बेस ये है कि अगर मैं क्रिप्टो करेंसी को कुछ टाइम से ज़्यादा होल्ड करता हूँ, यानी स्वैप, उसके अंदर एक स्वैप फीस चार्ज हो जाती है, दैट इज़ इंटरेस्ट फीस। उसके कुछ सिनेरियोज हो सकते हैं कि जिसकी वजह से एक हराम की तरफ ये जाता हो। तो अगर आप स्वैप फ्री अकाउंट्स लो और स्वैप फ्री अकाउंट्स में ट्रेड करो, ठीक है, तो फिर आपके ऊपर वो चार्ज भी नहीं लगेगा, ठीक है? अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कभी भी तुक्केबाजी नहीं लगाओ, मार्केट को आंखें बंद करके लॉन्ग शॉर्ट नहीं करो, मार्केट की समझ रखो, मार्केट को सीखो, समझो, उसके बाद एनालिसिस करके अपनी पोजीशनिंग करो, ठीक है? ही डजंट नो अबाउट ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी एंड रेस्ट ऑफ अदर टेक्निकल थिंग्स, लेकिन उनको बस ये हराम है, बस हराम। अब आप बहस करते रहो, बस हराम है। तो बहस करना बेकार है। इन दी एंड मैं, मेरे लिए सब रिस्पेक्टेबल हैं। मेरी तरफ से अगर कुछ गलत बात मेरे मुंह से निकल गई हो, आई एम रियली एंड एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट। मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ कि अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो, मेरा पर्पस ये एक्सप्लेन करना नहीं था, मेरा पर्पस सिर्फ समझाना था। तो हो सकता है मैंने अपने पॉइंट्स में भी कुछ गलत हूँ मैं, तो अगर मैं गलत हूँगा तो आप उसको क्लैरिफाई कर लेना। बट लेकिन ये मेरा क्या है, ये मेरा एक स्टेटमेंट है जो अभी हमने वीडियो बना ली। घड़ी घड़ी मुझसे पूछना नहीं, हाँ भाई आप क्रिप्टो कर रहे हैं, भाई क्रिप्टो तो हराम है, भाई फॉरेक्स तो हराम है। मैं बोलूँगा भाई सीधी आके वीडियो देख लो, और बस मेरी ये मेरा स्टेटमेंट है, ठीक है? अब आप समझदार हो, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो मेरे टोटल मेरे स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है? बाकी किसी के लिए नहीं देखना वीडियो, ठीक है? मेरे स्टूडेंट्स के लिए, जो मेरे से आके पूछते हैं, जब वो ट्रेडिंग करने आते हैं तो वो मेरे से पूछते हैं कि क्रिप्टो करेंसी या यार ये चीज़ें ये जायज़ हैं या ये नाजायज़ हैं। अभी तो फ्यूचर्स की बात नहीं हुई, अभी तो किसी चीज़ की बात नहीं हुई, अभी तो सिर्फ बात हो रही है क्रिप्टो करेंसी इटसेल्फ की। वो तो क्रिप्टो करेंसी को ही नाजायज़ कह रहे हैं, तो बाकी तो आगे तो जितनी स्टोरीज़ हैं वो तो सारी ख़त्म हो गई ना। तो इसके बारे में रिसर्च करो। अल्लाह मियाँ हमें माफ़ करना, मौलवी साहब से थोड़ा सा काउंटर हो गया है, तो अल्लाह ताला देख रहा है, नीयत साफ़ है, आप लोग देखो, एनालिसिस करो। टिल देन गुड बाय, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफ़िज़।